हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही क्रूशल हिस्से में डाइव इन करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये टॉपिक है भारत पर हुए शुरुआती विदेशी आक्रमणों का, खासकर अरब और तुर्क आक्रमण, जिन्होंने आगे चलकर हमारे इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस हिस्टोरिकल जर्नी को डिकोड करते हैं। अब सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 17। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। वाकई 17? मतलब इमेजिन कीजिए, एक ही आक्रमणकारी ने भारत पर लगातार 17 बार हमला किया। हम बात कर रहे हैं महमूद गजनी की। सच में ये आंकड़ा ही अपने आप में हैरान करने वाला है। उस दौर की हालत का आप बस अंदाजा लगाइए, ये नंबर ही पूरी कहानी बयां कर देता है। तो सवाल है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, शुरुआत होती है 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में अरबों ने भारत पर पहला सक्सेसफुल अटैक किया और सिंध के राजा दाहिर को हराया। हाँ, और इस अरब आक्रमण के काफी सालों बाद लगभग 970 के दशक के आसपास शुरुआती तुर्क आक्रमणों की सुगबुगाहट शुरू हो गई। मतलब पावर और हमलों का जो सेंटर था वो धीरे धीरे अरबों से शिफ्ट होकर तुर्कों की तरफ जा रहा था। अब यहाँ ना एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि इन शुरुआती अरब हमलों का असली मोटिव क्या था। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस के हिसाब से इसके दो मेन रीजन थे। पहला, ढेर सारा धन दौलत लूटना, और दूसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। एकदम सही। और देखिए, इस बात को हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझना होगा। उस जमाने में साम्राज्यों का विस्तार करना, अपने धर्म को फैलाना और खजाने भरना, ये किसी भी मिलिट्री कैंपेन का सबसे कॉमन हिस्सा हुआ करता था। चलिए अब जरा तुर्कों की तरफ बढ़ते हैं और गजनी साम्राज्य की नींव को समझते हैं। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, और अलप्तगीन के बाद 972 से 977 ईस्वी तक पिरीतगीन ने शासन किया। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण इसी पिरीतगीन के टाइम में हुआ था। उसने पंजाब में शाही वंश के राजा जयपाल पर हमला किया था। राइट। और फिर 977 ईस्वी में गद्दी सुबुक्तगीन के हाथों में आ गई, जो कि महमूद गजनी का पिता था। अब देख रहे हैं कि सत्ता कितनी तेजी से बदल रही थी। ये उस समय की भारी पॉलिटिकल उथल पुथल को साफ दिखाता है। और अब एंट्री होती है उस शख्स की जिसने इतिहास पर सबसे गहरी छाप छोड़ी, महमूद गजनी। सिर्फ 27 साल। जी हाँ, 998 ईस्वी में जब महमूद गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र महज 27 साल थी। हाँ, उसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और राजा बनने से पहले वो खुरासान का रूलर हुआ करता था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सत्ता संभालना, ये साफ दिखाता है कि वो मिलिट्री लेवल पर कितना ज्यादा एम्बिशियस रहा होगा। गद्दी पर बैठते ही महमूद को एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिली। उसे यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला जैसी बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा गया। और पता है ये मान्यता उसे किसने दी? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने। इन हिस्टोरिकल टाइटल्स का सीधा सा मतलब था कि अब वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था, बल्कि उसे उस वक्त के इस्लामी वर्ल्ड की सुप्रीम लीडरशिप का पूरा सपोर्ट मिल चुका था। अब इतिहास में महमूद गजनी की जो इमेज है ना, उसे एक वर्ड बहुत परफेक्टली डिफाइन करता है, और वो है मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला आक्रमणकारी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो हिस्टोरिकल सोर्सेज भी क्लियर करते हैं। महमूद गजनी के जो इंडियन अटैक्स थे, उनका रियल मोटिव भारी मात्रा में धन लूटना था। बिल्कुल, उसने चुन चुनकर उन जगहों को टारगेट किया जहां उस वक्त भारत की सबसे ज्यादा वेल्थ रखी हुई थी। तो भले ही उसे मूर्ति भंजक कहा गया, लेकिन उसका मेन फोकस हमेशा वो अपार संपत्ति ही थी। अगर हम उसके 17 आक्रमणों की टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो ये सिलसिला 1000 ईस्वी से शुरू होता है, जब उसने पेशावर के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया था, और इसके तुरंत बाद 1001 ईस्वी में उसने शाही राजा जयपाल को हरा दिया। फिर 1008 ईस्वी में उसने नगरकोट जीता, जिसे उसकी पहली बड़ी विक्ट्री माना जाता है। और फिर आता है 1025 ईस्वी का वो सबसे मशहूर सोमनाथ अभियान, और फाइनली 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ उसका आखिरी कैंपेन। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि वो लगातार मिलिट्री अटैक्स में कितना एक्टिव था। इन हमलों का इम्पैक्ट कितना गहरा था, इसे आप एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से समझ सकते हैं। जब महमूद गजनी ने थानेसर पर हमला किया तो उसने वहां के चक्र स्वामिन की एक लाइफ साइज कांस्य प्रतिमा यानी ब्रॉन्ज स्टैचू को अपने कब्जे में ले लिया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो उस विशाल मूर्ति को अपने साथ गजनी ले गया और वहां उसे अपनी रंगभूमि यानी एरिना में रखवा दिया। मतलब ये सिर्फ पैसे की लूट नहीं थी, बल्कि कल्चरल सिंबल्स को उखाड़ ले जाने का एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट था।
और अब इतिहास का वो पड़ाव जो महमूद गजनी के नाम के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, 1025 ईसी का सोमनाथ अभियान। जी हाँ, ये इन सारे हमलों का जैसे एक क्लाइमैक्स था। चलिए समझते हैं कि इस एक हमले को इतिहास में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिली है। करीब 20 लाख दीनार। जरा सोचिए इस अमाउंट के बारे में। महमूद गजनी को सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर से इतनी भयंकर संपत्ति मिली थी। यह सच में एक पूरी इकोनॉमी को हिला देने वाली लूट थी। और बात सिर्फ लूटपाट पर खत्म नहीं हुई। जब अनिलवाड़ा के शासक ने सोमनाथ को बचाने की कोशिश की ना, तो महमूद ने उसके राज्य पर भी धावा बोल दिया। ये दिखाता है कि वो किसी भी तरह के रेजिस्टेंस को कुचलने के लिए कितना डेस्परेट था। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास में हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते हैं। सोमनाथ से इतनी भारी भरकम संपत्ति लूटने के बाद जब महमूद गजनी की वो अजय सेना वापस लौट रही थी, तब एक बहुत बड़ी घटना घटी। बिल्कुल, वापसी के रास्ते में जाटों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। और पता है, उन्होंने इस लूटी हुई संपत्ति का एक हिस्सा महमूद की सेना से छीन भी लिया। ये वाकई एक हैरान करने वाला हिस्टोरिकल ट्विस्ट है। मतलब पूरे भारत में बिना किसी खौफ के तबाही मचाने वाले इस आक्रमणकारी को घर लौटते वक्त इतना भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब देखिए, सोमनाथ मंदिर की कहानी उसी लूट पर आकर खत्म नहीं होती। इसे आज के दौर से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। अरब सागर के तट पर बसा सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है। सदियों के उतार चढ़ाव और हमलों के बाद मॉडर्न एरा में इसके रिकंस्ट्रक्शन का रेजोल्यूशन लिया गया। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ। और फाइनली 11 मई 1951 को आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। ये हमारी धरोहरों के फिर से जिंदा होने का एक शानदार एग्जाम्पल है। खैर, अब वापस गजनी की तरफ लौटते हैं। सोमनाथ से वापस आते वक्त जाटों ने जो हमला किया था ना, उसी का बदला लेने के लिए उसने 1027 ईस्वी में अपना 17वां और आखिरी इंडियन अटैक जाटों के खिलाफ किया था। और इसके कुछ ही सालों बाद 1030 ईस्वी में उसकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है। महमूद गजनी इतिहास का वो पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये सॉवरेनिटी का एक ऐसा टाइटल था जिसे बाद में आने वाले ढेरों शासकों ने कॉपी किया। आपको पता है, महमूद गजनी की कहानी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास भी है। एक तरफ वो ऐसा आक्रमणकारी था जिसने बेतहाशा मंदिर लूटे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी खुद की सेना में सेवंतराय और तिलक जैसे हिंदू बहुत ही हाई रैंक्स पे थे। सिर्फ यही नहीं, उसके दरबार में उस समय के कुछ सबसे ब्रिलियंट स्कॉलर्स भी रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी जैसे बड़े नाम उसके दरबार की शान बढ़ाते थे। मतलब एक तरफ वो क्रूर हमलावर था और दूसरी तरफ स्कॉलर्स का बहुत बड़ा पैट्रन भी। और इसी बात पर आज का हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। इतिहास किसी ऐसे इंसान के लेगेसी को कैसे जज करता है जो एक तरफ तो एक डिस्ट्रक्टिव आक्रमणकारी है और दूसरी तरफ अपनी सेना में इतनी डाइवर्सिटी रखता है और महान विद्वानों को पनाह देता है। ये सवाल सच में हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स कभी भी सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं होते, वो हमेशा ग्रे शेड्स में होते हैं। इतिहास के ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प पहलुओं को डीकोड करने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।